हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्लास 10 हिंदी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये है क्लास 10 हिंदी का मैराथन वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और ये अंतिम मौका है, ठीक है। अंतिम मौका है, आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं, ठीक है। आप भी हिंदी में 95% लाओगे क्लास 10 में, ठीक है। हिंदी में आप 100 में 95% पक्का लाओगे, क्योंकि इसी 60 मिनट की वीडियो में आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में है। महत्वपूर्ण गद्यांश 6 मार्क्स का भी आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश आपका 6 नंबर भी फिक्स हो जाएगी इसी वीडियो में। लेखक तथा कवि का जीवन परिचय 5 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स आपका अभी फिक्स हो जाएगा। लेखक और कवि दोनों का 5 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत का आपके जितने भी गद्यांश पद्यांश से आपका 10 मार्क्स इसी वीडियो में फिक्स हो जाएगा, 5 मार्क्स। एंड निबंध आपका 9 नंबर इसी में वीडियो में फिक्स हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अंतिम मौका है, लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो 16 फरवरी से पहले अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में आपका 65 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाना। आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देकर आओगे तो आप देखोगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 स्टार वाले प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। आपका पूछ रहा है कि शोक बिलक रोही सब रानी, रूप सील बल तेज बखानी, ठीक है। करही बिलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बार विहानी, ठीक है। इसमें आपको यह बताना है कि उपयुक्त में कौन सा रस है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, रस छंद अलंकार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। रस छंद अलंकार से ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप लोग ये सारा पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सबसे बाहर नहीं आएगा। अब सबसे पहले आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा रस है। थोड़ा आप लोग देखो इसमें क्या आया है, विलाप। विलाप का मतलब होता है रोना, ठीक है। एंड रोही, रोही का मतलब भी होता है रोना, ठीक है। तो विलाप का मतलब तो आपको पता ही रोना, और रोने का मतलब होता है जब कोई दुख आता है ना, शोक उत्पन्न होता है मन में। जब किसी आपका मनपसंद चीज कोई नष्ट हो जाता है तब तो आप रोते हो, तब तो आप विलाप करते हो, तब आपके मन में शोक उत्पन्न होता है। तो फिर आपका यहां शोक आया, यानी कि रोना आया। तो फिर ये हमारा कौन सा रस हो सकता है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है। और अगर आपका इसमें करुण रस आएगा ना, तो फिर आपका रोना जरूर आएगा, विलाप करना, रोना, शोक मनाना, ठीक है। शांत रस का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, जैसे हंसना, ठीक है। किसी चीज, कोई मन चीज मिल जाए जो आप चाहते हो, वो चीज मिल जाए तो आपको हंसी आएगी, ठीक है। एंड अद्भुत चीज का मतलब होता है अद्भुत, कोई अद्भुत रूप देखो, ठीक है, तो वो होता है अद्भुत रस। लेकिन करुण रस का मतलब होता है कि शोक उत्पन्न होना, ठीक है। शोक उत्पन्न होना, जब आपके मन चाही चीज नष्ट हो जाए तो आपके मन में जो शोक उत्पन्न होगा, आप विलाप करोगे, तो वो होता है करुण रस। तो अगर करुण रस आएगा ना, तो ये चीज जरूर आएगा, जो उसको आप पढ़कर लगेगा कि इसमें शोक उत्पन्न हुआ है। तो फिर आप लोग बिना कुछ सोचे समझे आप लोग करुण रस पर निशान लगा देना, कोई नहीं काट सकता आपका ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ ट्रिक के साथ। आई होप कि अब आपको शोक वाले से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे करुण रस कहीं भी आ जाए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत करके आओगे। अगला देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे आखिर इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे जाने, ठीक है। का आपके पास ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, खा श्लेष अलंकार, गा है उत्प्रेक्षा एंड घा है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मैं एक यहां चेंज कर देता हूं, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो इसको मैं कर देता हूं रूपक अलंकार, ठीक है। इसको आप लोग ऑप्शन कर लेना, गा वाला रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, क्योंकि एक जैसे ऑप्शन हो गए, ठीक है।
तो अब आप लोग देखो इसमें क्या है, हर मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अब आप लोगों को मैं बताऊं, देखो अगर आप लोगों को कहीं भी मनहु जनहु ये सब आ जाए, ठीक है, मनो जनो ये सब आ जाए, तो ये सब क्या है, एक उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। क्या है? उत्प्रेक्षावाचक शब्द। और जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित है, ठीक है, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात, तो उसमें क्या आया, मनो नामक शब्द आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, जो एग्जांपल अभी मैंने बताया ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मनो शब्द आया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत ठोक दो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वहां कोई दिक्कत नहीं। वो एमआर शीट में आप बिल्कुल उसको काला कर देना, ब्लैक कर देना, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर ये सारी चीजें आए तो आप समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अगला आ जाओ, अब हमारा फिर से आ गया है अलंकार। लिखा हुआ है कि रूपास तेरा घन केस पास में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगर आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा, जो इंपॉर्टेंट अलंकार है, तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है रूपस तेरा घन केस पास, इसमें हमारा कौन सा रूपक अलंकार है, ठीक है, उसमें रूपक अलंकार। वैसे आप लोग ट्रिक्स वैसे भी जान सकते हो। इसमें देखो अगर यही आए बोर्ड एग्जाम में तो आगे देख लेना, रू लिखा है ना, रू, तो रू से क्या होता है, रूपक, ठीक है। अगर ये आएगा तब ये ट्रिक अप्लाई होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि नाना नाना वाहन नाना वेशा, भीसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन बुपुल मुख काहू, और बिनु पद कर कोहु कोहु बहु बाहू, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, ठीक है। अगर आप इसका अर्थ जानते होंगे तो आपको रस पता होगा, करुण रस है कि हास रस है कि भीतास रस है या वीर रस है, ठीक है। देखो जब शिव जी का मतलब जैसे शादी में जो मतलब बारात जाता है ना, उसमें निकल लेते तो उनका जो वेशभूषा था वो काफी अजीब था, ठीक है, जिसे देखकर लोग हंसते थे। तो फिर उसमें हास्य नामक स्थायी भाव है, तो इसलिए हमारा हास्य रस होगा, ठीक है। बस ऐसा करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ के पढ़ो, ठीक है, आप ट्रिक लगा के पढ़ो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपट, और विषय करुणा एन चिताई जान की लखन तनु, ठीक है। इसमें आपको बताना है निम्न में कौन सा छंद है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही छंद आएगा, एक आएगा देखो नहीं, इसमें आपको छंद बताना, तो 2 ही छंद आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, एक आता है रोला, एक आता है सोरठा। तो रोला और सोरठा दोनों से मैंने एक एक छंद लिया है, रोला और सोरठा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, पहला चौपाई है, रोला है, सोरठा है, दोहा है। तो पहले तो आप 2 चीज हटा दो, एक तो आप चौपाई हटा दो, एक दोहा हटा दो, बचा रोला और सोरठा, ठीक है। तो इसमें आप लोग मात्राएं गिन लेना, ठीक है, रोला सोरठा के लिए, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, फिर आप लोग वही लगा देना, चाहे रोला है चाहे सोरठा है, मात्रा के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट वो सोरठा है, क्या है, सोरठा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला बिल्कुल सही है कि ये हमारा क्या है, सोरठा है। अगला देखो, इसमें भी आप मात्राएं गिन लेना। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी छंद ही पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है। अब इसमें भी आपको छंद ही बताना है भाई, मात्राएं गिन लेना, मात्रा गिन लोगे ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, हमारा रोला है कि सोरठा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन है तो फिर आप गिन लेना। देखो मैंने इन सबको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आ रहा है तो फिर आप लोग सोच रहे हो कि काश मैं पढ़ लिया होता। अभी भी आप पढ़ लो, अभी भी आपके पास समय है थोड़ा सा, अभी आप अपने आप को ज्यादा स्टडी पर फोकस करो, जितना टाइम है ना उतना आप स्टडी पे 100% अपना स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं है लेकिन फिर भी अभी आपके पास समय है, ठीक है। आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस स्टडी पर दो, फिर आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, 80% ले आओगे, ठीक है। लेकिन हाँ पूरा आप क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको पढ़ो, सारी चीजें, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है रोला, कुंडलियां, सोरठा या दोहा। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो ये हमारा है रोला, क्या है, रोला, ठीक है। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। अपव्यय में उपसर्ग लगा है, जो अपव्यय है, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है। देखो अपव्यय, उपसर्ग का मतलब होता है, उप मतलब होता है आगे, सर्ग मतलब होता है आगे जुड़कर एक सर्ग बनाना, एक शब्द बनाना, ठीक है। तो आगे जोड़ना होता है। तो अब इसमें देखो अपव्यय, अपव्यय में क्या जुड़ा हुआ है, आगे उप जुड़ा हुआ है, उपव्यय थोड़ी नहीं लिखा है, और आ जुड़ा हुआ, आ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में
पा भी जुड़ा हुआ है, तो अप और आ, तो आ और पा अप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? देखो ध्यान से समझो, यहां आ और पा अप जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर एक चीज आप समझ जाओगे तो ऐसे आप 50 को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो अब आपका अप आगे जुड़ा हुआ है तो हमारा अप हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग है, ठीक है। अप हमारा एक उपसर्ग है और इससे जुड़कर हमारा अपव्यय बन गया है। आगे देखो, अभी मैं एक और समझा रहा हूं थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु, अब आपको अनु लगाना है, अनु और अनु शब्द लगाकर एक सही शब्द बनाना है। अब आप कहोगे सर कैसे बनाए? इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो आप बना दोगे। जैसे अनुभाव है या अनुचित है या अनाचार है या अनामर है, ठीक है। अब देखो अनु जोड़ना है, जैसे इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें अना जुड़ा हुआ है, इसमें आ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अनु जुड़ा हुआ है ना, अनुभाव में आगे देखो अनु जुड़ा हुआ है। अब अनुभाव से आप अनुभाव ही नहीं बना सकते हो, अनुशासन बना सकते हो, अनुधैर्य बना सकते हो, अनुशासन बना सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आपके माइंड में अनु से बहुत सारी चीजें आ रहा होगा, ठीक है, अनुसार बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। अगला देखो प्रत्यय, प्रत्यय देखो अगर उपसर्ग समझ में आ गया तो समझ जाना उनके भाई है प्रत्यय, ये पीछे जुड़ते हैं। अगर उपसर्ग आगे जुड़ते हैं तो प्रत्यय पीछे जुड़ेंगे, ठीक है। पीछे जुड़ने का मतलब है ये पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखो त्वा शब्द प्रत्यय लगाकर सही शब्द बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्वा शब्द लगाकर एक सही प्रत्यय बनाना है। जैसे आपका मृदुत्व या मधुत्वता या आपका प्रभुत्वता या त्वचा, देखो लास्ट में त्वा किस में जुड़ा हुआ है? प्रभुत्वता में ता जुड़ा हुआ है, ता पे आ का मात्रा, मधुत्वता में ता जुड़ा हुआ है, त्वचा में चा जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा मृदुत्व में आधा ता हुआ जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर का वाला हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझो, इसमें लिखा हुआ पन, पन प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। आपको प्रत्यय में पन जोड़ना है, यानी कि हमारा पन प्रत्यय है और पीछे देखो किसमें पन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर का है बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। देखो बच्चा में चा जुड़ा हुआ है, बचाओ में आओ जुड़ा हुआ है, बलवान में भी बड़ा आओ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो बचपन है इसके लास्ट में पन जुड़ा हुआ है, बचपन भी है। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बचपन के स्थान पर लड़कपन कर दे तो फिर आप भटकना मत, वो ही टिक लगा देना। लास्ट में पन जुड़ा हुआ, लड़कपन भी है, बचपन भी है, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो आपको पता होगा, लास्ट में पन, उपवन, ठीक है, इसमें तो वन जुड़ा हुआ है, उपवन। और ऐसे आप देखो अगला, देखो अगला लिखा है गिरावट। गिरावट शब्द में प्रत्यय है, गिरावट शब्द में प्रत्यय बताना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि कैसे बताऊं? देखो गिरावट में पीछे देखना है, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, तो पीछे देखो वाओटा वट जुड़ा हुआ है ना, वाओटा वट, तो वा केवल नहीं जुड़ा है, हट भी नहीं जुड़ा हुआ है, वट जुड़ा हुआ है और ता नहीं जुड़ा हुआ है, वाओटा वट जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारा प्रत्यय हो जाएगा। देखो उपसर्ग और प्रत्यय 2 नंबर के आएंगे, और आप 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी सोचो ना समझो, आप अच्छे से समझ लो कि उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, और अगर आप उपसर्ग प्रत्यय कर दोगे तो आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। एक और समझ लो, हमारा प्रत्यय है, लिखा हुआ है कि ता प्रत्यय युक्त आपका शब्द है, ता प्रत्यय युक्त शब्द है। लास्ट में ता किस में जुड़ा हुआ है? ता, ठीक है, ता किस में जुड़ा हुआ है? कवित्व में या लघुत्वता में या उचित में या फिर हमारा दिखावा में। कवित्व में तो त्वा जुड़ा हुआ है, उचित में ता जुड़ा हुआ है, दिखावा में वा जुड़ा हुआ है, लेकिन लघुत्वता में ता जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप काफी आसानी से आप व्याकरण के क्वेश्चंस, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आप चीजों को समझो। अगला देखो, इसमें देखो राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह है। देखो बीच में अगर हाइफन लगा हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में डैश, ठीक है, तो फिर आप लोग एक बात समझ जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास हैं। कौन कौन से? एक है द्विगु समास बच्चा, और एक है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व और द्विगु समास, ठीक है। अब यहां बात आती है कि हम कैसे इसको समझें। ठीक है, इसमें हमारा क्या है कि अगर ये बीच में हाइफन जुड़ा है ना, तो आपको क्या करना है, और बीच में लगा देना, उसको हटाकर और लगा देना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे राम रहीम है तो ये तो एक अलग सा हो गया, ठीक है। अगर आ जाए मान लो भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन, तो फिर ये हाइफन बीच में लगा रहता है ना, बहन, तो इसको आपको समास विग्रह को जोड़ना है ना, सही पद बनाना। तो फिर भाई और बहन, माता पिता है, माता और पिता, बीच में केवल और लगा देना है, आप पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें राम रहीम में बीच में और लगा दो, फिर आपका राम रहीम साथ में हो जाएंगे, ठीक है। बस कितना आसान है। ऐसे आपसे कई प्रकार से, गंगा यमुना, अभी आगे आएगा, गंगा यमुना आ जाए तो गंगा और यमुना कर दो, कुछ नहीं है, अगर आप समझ में आ जाए तो।
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी देखो 100 वर्षों का समूह या 100 दिनों का समूह या 100 महीनों का समूह या इनमें से कोई नहीं। शताब्दी का क्या मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। तो वो शताब्दी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। जब 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी बनते हैं, ठीक है, तो हमारा 100 वर्षों का समूह ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गंगा और फिर यहां डैश यमुना का समास विग्रह है। जैसे अभी मैंने राम रहीम का बताया, माता पिता का बताया, भाई बहन का बताया, वैसे गंगा यमुना का भी लगा दो। जैसे हाइफन लगा हुआ है, इसको हटाकर और लगा दो, गंगा और यमुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का गंगा यमुना का समास विग्रह होगा, गंगा और यमुना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। और अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया तो आपका बहुत सारे नंबर क्लियर हो गए, समझ लो, ठीक है। अभी तो हमारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, जो एकदम इंपॉर्टेंट ही है। आप 16 फरवरी को पेपर देने जाओगे और फिर आप यहीं से क्वेश्चन देखने को पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 15। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। सुहाग, सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्वामी या सुहागा या सौभाग्य या दुर्भाग्य। देखो सुहाग शब्द का तत्सम रूप जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले देखो आपका दुर्भाग्य तो हो नहीं सकता, ठीक है। जिसका सुहाग बना है, जिसके पति जीवित हैं, तो फिर उनका क्या होगा? सौभाग्य होगा, ठीक है। तो ये होगा सौभाग्य, क्या होगा? सौभाग्य। देखो ध्यान से समझना, कुछ तो याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा याद कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कम समय में ज्यादा आंसर लिख कर आओगे। तो ये हमारा हो गया सुहाग शब्द का तत्सम रूप। जैसे नेह, नेह शब्द का आपका क्या होगा? तद्भव का तत्सम रूप होगा नेह। नेह क्या है? नेह नवीन है या नक्षत्र है या स्नेह है या निष्ठुर है। देखो नेह का मतलब होता है स्नेह, ठीक है। नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह। तो फिर हमारा स्नेह हो गया। देखो नेह का मतलब हो गया स्नेह, दोनों मैच कर रहा है ना एक दूसरे से, तो फिर क्या है? वही हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची, अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर का है तुरंग या है, या फिर खा है पिक या प्रधित्र या विहंग या दुज या मरकट और कपि। किसका पूछ रहा है? अश्व शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है जैसे एक लोग का दो नाम होता है ना, वैसे फिर पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा जो होता है वो बहुत तेज होता है, तो उसका होगा तुरंग और है। क्या होगा? तुरंग और है। ऑप्शन नंबर का सही है। अगला, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कमल का या कपड़ा का या झंडा का या बादल का? अंबर और वसन बताना है। वसन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने, वसन का मतलब होता है वसन, वसन का मतलब होता है कपड़ा, क्या होता है? वस्त्र, ठीक है। तो फिर हमारा कपड़ा, जैसे एक का कपड़ा है तो दूसरे का भी कपड़ा ही होगा, अंबर और वसन दोनों का कपड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, और ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको तैयार ही कर लेना, नोट कर लो। अभी आपके पास शॉर्ट नोट जो रहेगा वही बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, बाद में फिर आप इसको सर्च करोगे नहीं मिलेगा। पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको याद करो, लिख लिख कर याद करो कि बोर्ड एग्जाम तक याद रहे, ठीक है। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, इत धन आदि, इत धन आदि या इत धन यदि या इत धन यादि। इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वो इत धन आदि होता है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि धन अपि में संधि है। यदि धन अपि में यद्यपि, यद्यपि या यद्यपि या यद्यपि, ठीक है। यद्यपि क्या होगा? यद्यपि क्या होगा? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, यद्यपि, ठीक है। का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 21 का। और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा 21 तक। 22 समझो, 22 में क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, इसमें पूछ रहा है कि अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा अभ्यधनगता या अभिधन आगता या अभिधन आगता, या फिर हमारा यहां है अभियोग धनता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझोगे? देखो इसमें ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे ना, लेकिन एक जैसे है नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। यहां देखो
यहां हमारा बड़ा आ है और यहां हमारा छोटा आ है, ठीक है, इसमें हमारा छोटा आ है, तो इसमें जो हमारा होगा वो होगा अभिधन आगता। क्या होगा? अभिधन आगता, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। मते मते रूप का मति शब्द का होगा, जो मते रूप है वो मति शब्द का कौन सा रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन? मते कौन सा होगा बच्चों? इसका होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप लोग मते का देख लेना, षष्ठी विभक्ति एक वचन हमारा सही हो जाएगा। मधु का तो आप लोगों ने याद ही किया होगा, क्योंकि मधु वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद है तो कर लिए ही होंगे, अगर नहीं याद किया तो याद कर लो, ठीक है। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? सभी को पता होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, देखो तृतीय विभक्ति और एक वचन जो होता है वो आप लोगों को याद होगा, मधुना होता है। क्या होता है? मधुना। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, मधुना इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। यहां पठिस्यसि रूप है पठ धातु का, जो पठिस्यस रूप है वो पठ धातु का है। तो ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन से है, या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से है, या लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन से है, या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से है? पठिस्यसि रूप है पठ धातु का, आपको इसका बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ये हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। देखो ये जो है आपका पठिस्यस वैसे तो लिड लकार में आता है, लिड लकार में, तो फिर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, मैंने देखा है। तो ये हो गया लिड, ठीक है, लिड लकार एंड मध्यम पुरुष एंड एक वचन, ठीक है। ये देख लेना, लट लकार को आप लिड लकार कर लेना, ठीक है। तो फिर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो पठिस्यसि जो है वो तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? इच्छसी, तो ये तो हमारा लिड लकार में होता है, तो फिर इसीलिए आप लोग इसको सही कर लेना, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बताना है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो नाटक है ना, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है। अगर आपसे पूछे ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो बता देना नाटक विधा की रचना है। तो इसके लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, या जयशंकर प्रसाद, या विष्णु प्रभाकर, या चतुर्सेन शास्त्री? सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये हमारा दूसरे ही चैप्टर से है, क्लास 10 का सेकंड नंबर चैप्टर, जो आपका ममता वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला देखो 27, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? चिंतामणि जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध पर, या नाटक पर, या उपन्यास पर, या आत्मकथा पर? चिंतामणि बताना है बच्चों। चिंतामणि, चिंतामणि जो हमारा है वो किस विधा की रचना है? सारे बच्चों को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, और इसके जो हमारा है निबंध विधा पर है। किस विधा पर है? निबंध विधा पर। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, आप लोग लगा कर आना, ठीक है, ये सब आएंगे। उपन्यास, उपन्यास भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर है बच्चा? उपन्यास विधा पर। आपको पहले ही बता दिया ना, विधा पूछना तो विधा भी पूछ लेता है। तो लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं, या भगवती चरण वर्मा है, या यशपाल, या वृंदावन लाल वर्मा है? बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। भूले बिसरे चित्र के लेखक बताना है, तो वो हमारे भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा? त्यागपत्र, त्यागपत्र हमारा बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन 30, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही अमृत राय हैं, या हमारे गुलाब राय जी हैं, या फिर नाटक, नाटक तो ये तो अलग चीज हो गया, बैद्यनाथ मिश्र। वैसे नाटक विधा है, तो इसके लेखक कौन है? तो अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 30 का। और यहां तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश, प्रेमघन, या गुलाब राय, या रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ठीक है,
आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। जो लहरों के राजहंस हैं इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। ठीक है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखो 32 भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है ठूठा आम या थेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है जो ठूठा आम है, ये भगवत शरण उपाध्याय जी का ही रचना है। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय जी का ही रचना है जो हमारा ठूठा आम है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें 33 नंबर क्वेश्चन देखो। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है? बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है? आत्मकथा बताना है। मेरी जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, मन की बातें, नई पौध। तो बच्चों इसमें आपको पता होगा कि बाबू गुलाब राय जी की रचना कौन सी है, और वो जो रचना है वो आत्मकथा पर है, आत्मकथा विधा पर। तो वो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी की रचना है, और ये जो हमारा है वो आत्मकथा विधा पर आधारित है। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा पर। अगला क्वेश्चन आओ। छायावाद युग के प्रवर्तक या लेखक हैं। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? ठीक है, प्रमुख लेखक बताना है। यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर हमारा राम कुमार वर्मा, या फिर हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, या यशपाल जी हैं, वृंदावन लाल हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं। तो इसके जो हमारे प्रमुख लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की बच्चों? साकेत महाकाव्य, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिबोध, या नागार्जुन। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। कौन किया है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर हमारा का वाला बिल्कुल सही है कि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। देखो 36 नंबर क्वेश्चन में फोकस करना। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि कौन से हैं? विहारी हैं, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या कबीरदास, या भिखारी दास। निम्न में से जो मुक्तक काव्य के कवि कौन है? मुक्तक काव्य के कवि बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो बिहारी लाल जी हैं वो मुक्तक काव्य के कवि हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य के कवि। अगला है निम्न में से रीति काल की विशेषताएं कौन सी हैं? रीति काल की विशेषताएं बतानी है। रीति काल, ठीक है, रीति काल की विशेषताएं हमारी कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कलापक्ष की प्रधानता, या विकल्प का और खा दोनों, या फिर हमारा देश प्रेम की भावना। देखो अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो 2 विशेषताएं बताना होता है। अगर 2 पूछे तो 2 बताना, वरना ये का और खा करके आए, या गा और घा करके आए, या खा और गा करके आए तो वही अक्सर सही भी होता है। जैसे इसमें का और खा है तो इसमें जो श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कलापक्ष की प्रधानता, ये हमारा रीति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, दोनों। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, गा वाला। और अगर ऐसे आए तो वही लगाना है, ऐसा नहीं कि आप पहले और दूसरे पे लगा दो, नहीं, आपको तीसरा वाला विकल्प देखना है। 38 नंबर क्वेश्चन। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार है बिहारी, जगनिक, या नरोत्तम दास, या फिर हमारा भूषण। छत्रसाल का बताना है। तो छत्रसाल के जो रचनाकार हैं वो हैं बच्चों भूषण जी। कौन है? भूषण। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम, ठीक है, कुमकुम हमारा किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध, नाटक, या गद्य काव्य। कुमकुम, ठीक है, तो हमारा यह कविता संग्रह किस विधा की रचना है? कविता संग्रह विधा की रचना है। कुमकुम जो है वो कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, भक्तमाल, या फिर हमारा सुदामा चरित, या प्रेम वाटिका। केशव दास जी की रचना बताना है, तो हमारा रामचंद्रिका है। ठीक है, रामचंद्रिका। तो ये 40 हमारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का। अगर आप ये पढ़ लिए तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे आपके जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है क्लास 10 हिंदी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, ये हमारा पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 16 फरवरी को आपको ये गद्यांश जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सारे गद्यांश अभी आपके खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग पद्यांश भी देखेंगे।
तो लिखा हुआ पहले पहाड़ काटकर, ठीक है, उसे खोखला कर दिया। ठीक है, पहले जो पहाड़ थे उसे काटकर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। ठीक है, फिर उसमें क्या बना लिए गए, जो सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें जो हैं वो विहंस उठी और भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। ठीक है, पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में जो चित्रों की काया सिरस दी। ठीक है, फिर उनके चेले जो हैं, उनके जो चेले थे, ठीक है, कलावंतों ने यहां क्या किया, उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है वो पुलकित हो उठी। ठीक है, तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आएगा, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें ऐसे ही गद्यांश आएंगे। ठीक है, देख लो ये हमारा गद्यांश है। अब देखो यहां आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ज्यादा मेन होता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि जब आपको इसको बार बार पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस आप लोगों के इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहां आप लोगों का पहला प्रश्न रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। ठीक है, पहला प्रश्न ऐसा रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। दूसरा जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो हर एक में ये 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, हर एक गद्यांश में। ठीक है, अब तीसरा जो होगा वो इसी गद्यांश से रिलेटेड होगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो। ठीक है, इसी गद्यांश से रिलेटेड आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है। जैसे यहां पूछ रहा है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। ठीक है, जो पहाड़ होते हैं इसमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहाड़ों को जो जीवंत कैसे बनाया गया। ठीक है, जीवंत कैसे बनाया गया ये पूछ रहा है। तो पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो अगर इसके मार्क्स की बात की जाए तो ये 2 मार्क्स का रहेगा, ये भी 2 ही मार्क्स का रहेगा, ये भी 2 ही मार्क्स का रहेगा, कुल मिला के 6 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। तो ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, सारे बच्चों को पता होगा। ये जो है हमारा अजंता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आप लोगों को अच्छे से ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और लिखना है जो प्रस्तुत गद्यावतरण है, प्रस्तुत गद्यावतरण। ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये कौन सा पुस्तक है, हिंदी है ना, तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को जब आप लोग समझोगे तभी एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये गद्य खंड है ना, तो गद्य खंड लिख देना। ठीक है, हर एक यही संदर्भ हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। ठीक है, और ये हमारा जो है श्री भगवत शरण संकलित, श्री भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, इनका नाम है, इसके लेखक का नाम है। ठीक है, द्वारा लिखित इस चैप्टर का जो नाम है वो है अजंता। ठीक है, अजंता, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। अजंता नामक निबंध से लिया गया है, अजंता नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है, यह हो गया संदर्भ जो कि आप लोगों को लिखना होगा, संदर्भ। ठीक है, अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो रेखांकित अंश को पहले ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। ठीक है, तो यहां देखो, अब आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दीवारें हैं और छतों को विधिवत रगड़कर, विधिवत जब किसी चीज को आप ज्यादा रगड़ दोगे ना, जैसे घर है तो उसको ज्यादा रगड़ोगे तो चिकना हो जाएगा, तो रगड़कर चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए।
ठीक है, अच्छे अच्छे चित्र बना दिए गए, ठीक है, चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता था मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया बसा दी गई हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से इसी गद्यांश में से पूछेगा कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने लिया है। तो देखो ध्यान से, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। जो पहाड़ होते हैं उनको काटकर क्या बना दिया गया, भवन बना दिया गया। ठीक है, और दीवारें, छतों और खंभों को चिकना कर लिया गया। ठीक है, जो चिकना कर उन पर सजीव जो चित्र निर्मित किए गए, चित्र में रंग भरा गया। ठीक है, चित्र में रंग भी भरा गया। अभी थोड़ा सा हमारा और है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना जीवंत कैसे बनाया गया। तो थोड़ा सा अभी हमारे और भी पॉइंट है, देखो यहां थोड़ा सा, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ठीक है, तो पहला गद्यांश आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारा आप लोग नोट कर लेना, जो जो पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा आप लोगों का ये गद्यांश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। इसमें कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है, जो कुसंग का ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता, ये केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बल्कि जो बुद्धि होता है उसका भी क्षय करता है, उसका भी नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, कोई युवा पुरुष है अगर उसकी संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वह जो है वो बुरी संगति उनके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, नीचे ले जाएगी। ठीक है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, और अगर अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रबल होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने का। ठीक है, और जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला देखो कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है ये हमारा 2 मार्क्स का है, देख सकते हो 2 मार्क्स का। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसमें भी वही चीजें मैंने बताया कि देखो हर एक आपका जो गद्यांश होता है उसमें 2 चीजें कॉमन होती हैं। एक तो संदर्भ लिखना, ठीक है, ये एक पॉइंट। ठीक है, तो संदर्भ लिखना तो आप लोग समझ ही लो। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हर एक गद्यांश में होगा। ठीक है, और तीसरा तो ऑटोमेटिक आपको इसी गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर मिल ही जाता है। तो गद्यांश का 6 नंबर फिक्स करना है, तो यही 3 चीज याद रखना। वैसे भी मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट बता ही देता हूं, तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, और तीसरा अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है कि अच्छी संगति से होने वाले क्या क्या लाभ हैं वो समझाना है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाए, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो देखो यहाँ मित्र के बारे में, संगति के बारे में, इन सब के बारे में बात किया गया है, तो हमारा मित्रता पाठ से लिया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता पाठ। ठीक है, मित्रता पाठ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्यांश के लिए, गद्यांश के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 3 स्टार दे सकता हूं क्योंकि ये आप लोगों को इसमें से कम 5 से 6 गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया हूं। ठीक है, तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखोगे। संदर्भ में सबसे पहले देखो आपको लेखक का नाम, पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो यहां आप लोग लिखना सबसे पहले कि प्रस्तुत गद्यावतरण, जो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया। ये जो हमारा मित्रता चैप्टर है वो एक निबंध विधा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखो संदर्भ में कुछ नहीं है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देना। द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, बस। तो ये आप लोगों को ऐसा संदर्भ लिखना है कि अगर एग्जामिनर एक बार देखे तो तुरंत 2 नंबर दे। देखो यहां मैंने व्लेक से लिखा है, लेखक का नाम, पाठ का नाम, हिंदी, इन सबको व्लेक से ही लिखना है। ये हाईलाइट रहेंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो लिखने की कला होनी चाहिए।
ठीक है, पढ़ते तो सभी हैं, सभी को फुल मार्क्स नहीं मिलता। जो बच्चा पढ़ता है और साथ में अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखता भी है, लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी अच्छे से लिखोगे, एक टॉपर की कॉपी देखोगे तो लिखने का तरीका अच्छा होता है, उसने लिखा अच्छे से। जो बच्चा अच्छे से नहीं लिखेगा वो टॉपर नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि लिखने जो राइटिंग होती है, लिखने का तरीका होता है, उससे भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता, ये केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बल्कि ये बुद्धि का भी क्षय करता है। बस इतना सा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन रेखांकित अंश होता है बस, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, अब आप लोग हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप लोग हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। हम लोगों ने संदर्भ तो देख ही लिया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए देखो, शुक्ल जी कहते हैं, जो शुक्ल जी हैं वो क्या कहते हैं कि बुरी संगति जो है, जो बुरी संगत होती है, ठीक है, यही तो हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो बुरी संगति जो होती है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। बुरी संगत कैसी होती है? जो घातक बुखार होता है उसी के समान हानिकारक होती है, ठीक है। जिस तरह कोई व्यक्ति जो है यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो भयानक ज्वर यानी कि भयानक बुखार से ग्रसित हो जाता है, ठीक है, वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। वो जो ज्वर होता है वो उसके शरीर को भी नष्ट कर देता है और उसके स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है, यानी कि स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उसका प्राण भी ले लेता है, ठीक है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। उसी प्रकार अगर आपकी संगत बुरी है तो वो आपकी नैतिकता, सदाचार, आपकी जो मन है, बुद्धि है कुछ करने का, वो सब नष्ट कर देगा और आपको पूरी बुरी संगत की ओर ले जाएगा, जो कि आपके सेहत के लिए, आपके विचार के लिए, नैतिकता के लिए, सदाचार के लिए, सबके लिए घातक बुखार के समान है। ये आपको बेकार कर देगा। साथ में ऐसा भी कभी कभी होता है कि प्राण भी हर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं है। अब देखो, अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए। अगर आपने पाठ को पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने पाठ को थोड़ा सा भी पढ़ा है, ठीक है। अगर पाठ को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लो, आपके पास बुक वगैरह होगा ही, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको ये सारी चीजें माइंड में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी। देखो, अच्छी संगति जो होती है वह सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। जो अच्छी संगति होती है वो हमें सहारा देने वाले बाहु के समान होती है, ठीक है। जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। जो व्यक्ति का जीवन रक्षक होता है और उसे क्या करता है? जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है, जो अच्छी संगति होती है। तो हमेशा अगर बनाओ तो अच्छी संगति वाला ही मित्र बनाना, क्योंकि मित्रता चैप्टर से आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है आपके जीवन के लिए, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश भी इस चैप्टर में मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है बच्चों, 2 गद्यांश जो ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया, अब 1-2 गद्यांश और भी तैयार कर लेना अच्छे से, फिर आप लोगों का गद्यांश जो है वो 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया गद्यांश, जो कि मुझे लगा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब बच्चों, पद्यांश को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि गद्यांश की इतना ही पद्यांश भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का आएगा। तो 6 मार्क्स का पद्यांश भी है, तो 6 मार्क्स का पद्यांश भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का पद्यांश में भी कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। तो हमारा आ गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। बहुत ही बार आ चुका है। तो इसमें क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप लोग ध्यान से समझना इस पद्यांश को। देखो, इसमें कह रहा है कि सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, ठीक है। तिरछी कर नयन दह सेन तिन्हे समुझाए कछ मुस्काए चली, और तुलसी तह अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाह अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है हिंदी में, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। इसमें क्या है, मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं सारी चीजें तैयार, अगर आप लोग ये ध्यान से देखोगे तो यही तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन सा?
प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, 2 मार्क्स का। प्रस्तुत जो आप लोगों का पद्यांश है, ये हमारा पद्यांश है कि सुनि सुंदर बायन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे कर नयन दह सेन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चली, ठीक है। और यहाँ देखो तुलसी नाम आ गया ना, तो ध्यान रखना कि तुलसी नाम आ गया, तो तुलसी इसके कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं, कवि हैं। तो किस पाठ से लिया गया होगा वैसे पता होगा, ठीक है। तो अभी आपको और भी पता चल जाएगा। तो पहले आपसे पूछेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दूसरा है सीता जी क्या समझ गई, ठीक है, सीता जी क्या समझ गई, ये आप लोगों को बताना है। और अनुराग तराग का क्या अर्थ है, जो अनुराग तराग है इसका क्या अर्थ है, ठीक है, अनुराग तराग का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो ये 3 आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये तीनों आपके 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि 6 मार्क्स के आपके फिक्स करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है? संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा देखो गोस्वामी तुलसीदास, आपको पाठ का नाम पता चल ही गया, सॉरी लेखक का नाम या कवि का नाम, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है। ये हमारा जो वन पथ पर शीर्षक है उसी से लिया गया है, और इसके जो मतलब कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जो आप लोगों का धनुष भंग वन पथ पर है, लेकिन धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है। तो धनुष भंग एक अलग सा शीर्षक है, वन पथ पर एक अलग सा शीर्षक है। तो अगर आप लोगों का वन पथ पर शीर्षक से लिया गया ये, ठीक है, ध्यान से समझना, ये पॉइंट है, अगर आप इसको समझोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को प्रसंग बता देता हूं। इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। देखो जो ग्राम की वधुएं थीं, जब राम सीता लक्ष्मण जी तो जा रहे थे वनवास, तो ठीक है ग्राम की वधुएं सीता जी से पूछती हैं ये आपके कौन है, ठीक है, राम जी को। तो वो कुछ बोलती नहीं है, अपने इशारों से अपने मुस्कुराहट से उन्हें समझा देती हैं, अपनी संकेत से उन्हें समझा देती हैं ये कौन है। अभी आप लोगों को व्याख्या में पता चलेगा। तो व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखो जो ग्राम की वधुएं हैं, ग्राम की महिलाएं हैं, ग्राम की जो औरतें हैं, ठीक है, गांव की, राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं, या राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है। क्या पूछती हैं कि ये तो सांवले और सुंदर रूप वाले हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। और ग्राम वधुओं की अमृत जैसी मधुर वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई, ठीक है। तो जब ग्राम वधुओं की इन वाणी को सुनकर जो सीता जी हैं उनकी वचन को, उनकी मधुर वचनों को समझ गई कि आखिर ये हमसे पूछना क्या चाहती हैं, ठीक है। तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। अपनी मुस्कुराहट से, अपनी संकेत भरी दृष्टि से ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो सीता जी हैं उन्हें मुख से बोलने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया। मतलब स्त्रोचित लज्जा यानी कि स्त्रियों की, मतलब जैसे स्त्रियों को मतलब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि अपनी लज्जा के कारण संकेत से ही समझा दिया कि राम जी कौन है। अभी थोड़ा सा व्याख्या और है, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब आप लोग यहां देखो कि ये मेरे पति हैं। कौन है? ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर, सीता जी के संकेत को जब सभी औरतें समझ गईं तो सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। एकटक देखती हैं राम जी को और अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं कि आज मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया, ठीक है, श्री राम का दर्शन किया है। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, कि प्रेम का एक सरोवर है, नदी है, और उसमें राम रूपी जो सूर्य है उसका उदय हो गया हो। और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। जो ग्राम वधुएं हैं वो उसमें कमल रूपी कलियां खिल गई हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ पता चल गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब यहां एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीता जी क्या समझ गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा आखिर सीता जी क्या समझ गई थी, आप लोगों को पता चल गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को वैसे भी समझ जाऊं कि जो ग्रामीण स्त्रियां ने सीता जी से श्री राम के बारे में पूछा कि सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, यही तो पूछा था। तो मतलब ये ग्राम की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो पूछी। तो
जो सीता जी हैं वो उनकी यह अमृत रूपी जो मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, ठीक है, और उनके मनोभावों को समझ गई कि ये जो श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं कि आखिर हमारा श्री राम के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो सीता जी क्या समझ गई कि ये जो ग्राम की स्त्रियां हैं ये हमारे और राम यानी कि श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं कि हमारे दोनों के बीच में क्या संबंध है, बस यही जानना चाहती हैं, यही समझ गई थी सीता जी, ठीक है। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूं। जो अनुराग तड़ाग है इसका क्या अर्थ है, ठीक है। अनुराग तड़ाग का अर्थ है बच्चों कि प्रेम रूपी सरोवर। क्या अर्थ है, प्रेम रूपी सरोवर। तो मैं आप लोगों को यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूं कि अनुराग तड़ाग का अर्थ है अनुराग तड़ाग का मतलब होता है प्रेम रूपी सरोवर। क्या होता है, प्रेम रूपी सरोवर, ठीक है। बस यही चीज आपका ये 2 नंबर देगा, देखो 2 अक्षर है 2 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला पद्यांश। अगला पद्यांश देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ जो चाहत चटक ना घटे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि चटक ना घटे तो मैलो होई न मित एंड आप लोगों का रज राजसु ना होई तो नेह एंड चिकनो चित, ठीक है। ये आप लोगों का छोटा सा पद्यांश है, आपको 6 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को देखने को मिल जाए। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ तथा व्याख्या लिखिए। जो प्रस्तुत दोहा है हमारा, ये एक दोहा है, इसका संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन जो है वो मलिन हो जाता है। किन विपत्तियों के कारण जो मनुष्य का मन है वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। और नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है। तो एक एक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत दोहा जो है, ये हमारा जो प्रस्तुत दोहा है, जो प्रस्तुत दोहा है बिहारी कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित, जो बिहारी लाल इसके रचयिता हैं, ठीक है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। ये जो हमारा नीति नामक शीर्षक है उससे लिया गया है। उसके जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो बिहारी लाल जी हैं। कौन है, बिहारी लाल जी, ठीक है। बस ये संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत जो दोहा है कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। आप लोग इन सारे को समझ लेना, नोट कर लेना, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं इन सारे को नोट कर लेना, ठीक है। प्रसंग में क्या लिखना है कि इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने का परामर्श दिया है। अगर मित्रता को बनाए रखना है तो धन और वैभव इन सबका मत संबंध होने देना मित्रता के बीच में, ये बताया है कवि ने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा व्याख्या समझो। कवि का कथन है या कवि का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो मित्रता है उसकी चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो तथा मित्रता जो है वो अस्थाई बनी रहे, मित्रता अस्थाई बनी रहे, मित्रता में कोई भी दोष ना उत्पन्न हो, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और उसमें दोष उत्पन्न ना हो तो धन वैभव इससे संबंध ना होने दे, धन और वैभव का इससे संबंध ना होने दे, क्योंकि अगर मित्रता के बीच में धन आएगा और धन ऐसी चीज है जो दोष उत्पन्न कर देता है, ठीक है, तो इसका संबंध ना होने दे। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है, ठीक है, मित्रता के मन बुद्धि को नष्ट कर देता है अगर धन का संबंध होता है, ठीक है। तो वस्तु, कोई भी अन्य वस्तु या लोभ या धन का संबंध मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना, जो मित्र का स्नेह है उससे चिकना, और मन जो है धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दे, अतः जो स्नेह है, प्रेम है, ठीक है, उसमें धन का स्पर्श ना होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, जिस प्रकार की जो तेल से, मतलब कोई वस्तु तेल से लिपटी हो तो फिर वो धूल से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, और उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है, मित्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, ये हमारा व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गया, संदर्भ प्रसंग समझ में आ गया। अब आपसे पूछ रहा है किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है और नेह चिकने में कौन सा अलंकार है।
तो ये दोनों भी क्वेश्चन समझ लो। पहला, मनुष्य के मन में क्रोध, जो एक क्रोध शब्द होता है, ठीक है, गर्व, अपने आप पर गर्व, स्त्रिया, द्वेष आदि जो रजोगुणी वृत्तियों के कारण जो कारण उनका मन जो है वो मलिन हो जाता है। इन सब विपत्तियों के कारण, इन सब चीजों के कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है, ठीक है। नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। जो नेह चिकने हैं, नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया। किसका? जो प्रेम रूपी तेल होता है उसका वर्णन किया गया है, अतः यहां हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पद्यांश मैंने आपको बता दिया, दो इंपॉर्टेंट गद्यांश बता दिया। अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे अगर ये सारे आप लोग पढ़ लोगे। तो ये आप लोग 2+2 आप लोग, ये दोनों तो ऐसे हैं जो VVI हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों को तो कंप्लीट ही कर लेना। और जो आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों हिंदी का गद्यांश पद्यांश। अब हम लोग आते हैं संस्कृत का गद्यांश। ये हमारा है बच्चों संस्कृत का गद्यांश। किसका है? संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। ये हमारा आएगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो पूरे बुक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा गद्यांश भी है, अच्छा है। देखो, आम स्वीकृतः समयः इति कथिते एंड तस्मिन् नागरिकः, ठीक है, सह ग्रामीणः नागरिकम अभवत प्रथमा भवाम एवं एंड पुछन्ति, ठीक है, नागरिकता तः ग्रामीणः आकथत त्वमेव प्रथमा पुछ इत इदाम एंड श्रुत्वा सह ग्रामीणः अभवत और अवदत एंड युक्त अमेव प्रथमा पुछम, ठीक है। फिर देखो, आप दो दूरगामी सह साक्षरे न चाह पंडिता अमुख एंड संतराचार्य जानत सा पंडिता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली पूछा था, जो कि एक ग्रामीण का नागरिक था, वो पहली पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक शहरी जो नागरिक है वो ग्रामीण नागरिक का मजा ले रहा था, तो फिर उसने उससे एक पहली पूछा और कहा अगर इस पहली का आंसर दे दोगे तो आप विद्वान हो, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से, ध्यान से समझना, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो केवल आप लोगों के संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश होता है उसमें केवल चैप्टर का नाम लिखना होता है, ठीक है। कोई भी आपके लेखक, कवि, इन सब का नाम नहीं लिखना होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग देख लो, इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली पूछने का वर्णन किया गया। जो एक गद्यांश में ग्रामीण आदमी है और एक नागरिक है जो कि शहरी आदमी है, के परस्पर पहेली पूछने का वर्णन किया गया है, ठीक है। पहेली पूछा है उसने। तो देखो व्याख्या, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, ठीक है। मतलब कहा हाँ मुझे ये शर्त स्वीकार है, और उस नागरिक ने कि ऐसा कहने पर ग्रामीण के जो नागरिक था, ठीक है, वो जो शहरी नागरिक है वो कहा मुझे शर्त मंजूर है। तो ग्रामीण के नागरिक ने उससे कहा आप पहले आप ही पूछें, पहले आप ही पूछें ताकि कोई दिक्कत न हो। उस नगरवासी ने ग्रामीण वासी से कहा तुम ही पहले पूछो। तो उस शहरी आदमी ने कहा कि पहले तुम ही पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण वासी बोला ठीक है मैं ही पूछता हूं, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि बिना पैर का है, ठीक है, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। वो बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षार अक्षरों युक्त है, मतलब वो अक्षरों से भरा हुआ है, अक्षर युक्त है, लेकिन परंतु पंडित नहीं है, पंडित नहीं है। बिना मुख के है, बिना मुख का मतलब होता है उसके पास मुख नहीं है परंतु साफ बोलने वाला है, साफ साफ बोलने वाला है। उसे जो जानता है वह विद्वान है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना वो क्या है। हमें तो पता है, आप लोगों को शायद पता होगा सारे बच्चों को, तो वह जो बताएगा वो विद्वान है, ठीक है। तो जो बच्चा कमेंट करेगा वो टॉपर है। तो ये आप लोग व्याख्या है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग जरूर करना कमेंट में।
तो ये हमारा संस्कृत का गद्यांश है। क्या है? संस्कृत का गद्यांश, जो आप लोगों को पढ़ना है और आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश 5 मार्क्स का और संस्कृत का पद्यांश भी 5 ही मार्क्स का आता है। तो संस्कृत का पद्यांश आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये हमारा है पद्यांश जो कि 5 मार्क्स का आएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बताता हूं। ठीक है, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बार बार आए उसी चीज को ज्यादा आप लोग पढ़ो। ठीक है, संदर्भ, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है ना, समय अगर होता तो आप और भी चीज पढ़ सकते थे, तो समय बहुत कम है। संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, जो एक भारतीय संस्कृति चैप्टर है उसी से लिया गया ये जो हमारा श्लोक है। और प्रसंग देख लो, इस श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। इस श्लोक में जो भारतीय लोग हैं उनकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, अर्थात सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी का भागी ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना हो, कोई भी दुखी ना रहे। तो ये हमारा हो गया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम निबंध और जीवन परिचय क्या करें? जीवन परिचय और निबंध, तो निबंध का तो अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगा। अब बात आती है जीवन परिचय का और निबंध का। ठीक है, तो जीवन परिचय के लिए बच्चों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, देख लेना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, मैं आपको एक जीवन परिचय के साथ, तो पहला आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार कर लेना, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, कवि में आप लोग सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, ये 5 जीवन परिचय कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, फिर मैं आप लोगों को निबंध बताता हूं। ठीक है, निबंध, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं जीवन परिचय और निबंध के बारे में। देखो जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा याद करना है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, ये हमारा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी है, इसको जरूर कंप्लीट कर देना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको जो जयशंकर प्रसाद जी जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आ गया, और आप लोग जयशंकर प्रसाद जी हेडिंग डाल देना। फिर आप लोग सबसे पहले जीवन परिचय, इधर आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिख देना। जैसे संक्षिप्त जीवन परिचय का मतलब होता है नाम जयशंकर प्रसाद जी, जन्म है 1889 ईस्वी, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है, जन्म स्थान है काशी, पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद, रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, झरना, कामायनी और मृत्यु है 1937 ईस्वी। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना। यह जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनके जो पिता थे वो बाबू देवी प्रसाद थे, जो काशी के प्रसिद्ध और धन्यष्ट व्यक्ति थे। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई, तथा स्व अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। स्वयं से ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत इन सब का ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। साथ में ही वेद है, पुराण है, दर्शन है, अध्ययन है, इतिहास है, इन सब का बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब माता पिता बड़े भाई सबकी मृत्यु हो गई, तो फिर इन्होंने पूरे परिवार का उत्तरदायित्व संभाला, व्यापार संभाला। ठीक है, कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। कि युवा अवस्था में भाभी और उसके बाद एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु के बाद विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, इनको जो है विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये भी क्षय रोग के ग्रस्त हो गए। अंततः इनको भी एक रोग हो गया जिसका नाम है क्षय रोग, और 14 नवंबर सन 1937 में केवल 48 वर्ष की उम्र में इस संसार से विदा हो गए जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, रचनाएं आप लोग देख लो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, धुरु स्वामिनी, बहुत सारी रचनाएं हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो बस आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन कौन सा जीवन परिचय कंप्लीट करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने आपको जीवन परिचय भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध बता देता हूं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है उसी को मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग उसे तैयार कर लो, तो बोर्ड एग्जाम में जाओ और लिख कर आओ। ठीक है, सबसे पहले देखो ये हमारा है एक निबंध जो कि आप लोगों को पता भी होगा, मैंने पढ़ा भी रखा है, लेकिन आप लोगों का रिवीजन जरूरी है। पहला आप लोग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वाला निबंध तैयार कर लेना। दूसरा है भ्रष्टाचार एक समस्या,
आतंकवाद एक समस्या, ठीक है। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, चौथा है विज्ञान वरदान है अभिशाप, पांचवा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, ठीक है। तो ये सब निबंध आप तैयार कर लेना। वैसे आप लोगों को निबंध याद करने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट याद कर लो, जो मेन पॉइंट होता है उस पर ध्यान दो बस, ठीक है। ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर 11 में आता है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना रूपरेखा, प्रस्तावना हम लोग हेडिंग डालेंगे पहले, फिर आप लोगों का प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, उपसंहार, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। तो आजकल जो प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। ये प्रस्तावना छोटा सा लिख देना, ऐसा प्रस्तावना जो पूरे निबंध से छोटा सा भाग हो, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ देखो, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो संतुलित वातावरण होता है, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, ठीक है, और प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं, जैसे वातावरण में जब कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, ठीक है। ये आप लोगों का प्रदूषण का अर्थ है। आगे देखो अभी हेडिंग, अगला हेडिंग है हमारा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन जो है गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। जल प्रदूषण देखो, इनके प्रकार हैं सारे। जल ही जीवन है, और आजकल इतना तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। जो जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर जल प्रदूषित हो रहा है तो जल को हम लोग पीते हैं, और जल ही जीवन है, और इससे बहुत भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखानों के कारण जो ध्वनि है वो भी प्रदूषित लगातार हो रहा है, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ जो है संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और अनेक प्रकार से जीवन में क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रकार हैं। छोटे छोटे आप लिखना, ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश मत करना, ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। क्वालिटी आप अच्छे दो, लिखो अच्छे से, हेडिंग बनाओ, आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करो, सारी चीजें आप करोगे तब नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी हमारे और भी हैं इसमें थोड़े से। अब देखो समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वाधिक समाधान है, ठीक है। अगर वातावरण को प्रदूषण से बचाना है तो वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना सर्वश्रेष्ठ समाधान है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी ओर जो वृक्ष है उसको अधिक जो कटान हो रही है उस पर भी रोक लगाना चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सामने प्रदूषण की नई समस्या पैदा कर दी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने के लिए आप लोगों को यही समाधान है, आपको उन सबको रोकना चाहिए, ठीक है। अगला देखो उपसंहार, लास्ट में आपको लिखना है। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और जल प्रदूषण जो है वो निवारण अधिनियम लागू किया है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण का नियम लागू किया। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाना का आदेश दिया जाए और शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बच्चों जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी के सारे टॉपिक का डिस्कशन किया। हिंदी का सारे टॉपिक आपका यहां से 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, ठीक है। आपको निबंध भी बता दिया, जीवन परिचय भी बता दिया, सारे गद्यांश पद्यांश भी बता दिए। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी करना, ठीक है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का वीडियो जरूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।